नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 3 बड़े कानून को खत्म करके उनकी जगह भारत के नए कानून को स्थान देने वाले विधेयक को पेश किया गया और इसको लेकर के कई सारी चीजें बताई गई और कहा गया कि सख्त रवैया जो है वो अपनाया जाएगा, जिसके जरिए भारतीयों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अब इस विधेयक को लेकर के जो विपक्ष है वो बौखला चुका है। चाहे बात हम असदुद्दीन ओवैसी की करें, कपिल सिब्बल की करें, मनीष तिवारी की करें या फिर संजय राउत की करें, इनका कहना है कि ये जो सरकार कानून ला रही है, कानून में बदलाव कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि जनता को गुलाम बनाया जा सके और ये जो चीजें हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है। असली जो मकसद है इस कानून का वो लोकसभा चुनाव से है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पेश करते हुए ये भी कहा था कि ये जो तमाम न्याय प्रणाली है, चाहे वो कोर्ट का काम हो, पुलिस स्टेशन का काम हो, इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड पे रख करके पूरी तरीके से डिजिटल भी किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार आपत्ति जता रहा है। बता दें कि बहुत जल्द देश में अंग्रेजों के बनाए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह नए भारत के नए कानून जगह ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड, ये तीनों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह भारत सरकार के बनाए 3 संशोधित कानून प्रभावी होंगे। अब इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कानून में ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उसे मजबूती देना कानून का मकसद था। जनता को न्याय से उनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन तीनों नए संशोधित कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही कई सारी जो धाराएं होती है, चाहे बात हम 301 की करें, 302 की करें, 420 की करें, 144 की करें, इन धाराओं में भी अब जो है बदलाव किया गया है। इसी के साथ ही तमाम चीजें हैं जो कि आपको हम इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं विपक्ष के रिएक्शंस को, किस तरीके से विपक्षी नेता जो हैं इस विधेयक को लेकर के बौखलाए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात हम जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं और राज्यसभा सांसद संजय राउत की करें, तो संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। सुनिए किस तरीके से संजय राउत जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हमने देखा कि देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने कहा कि जो देशद्रोह वाला जो कानून है ब्रिटिशों का, ब्रिटिश काल का, उसको हमने रद्द किया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है। जिसको ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना चाहे था आपने लगाया नहीं। पुणे में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, जिसने पाकिस्तान को यहाँ से बैठकर हमारे डिफेंस के सीक्रेट बेचे हैं, जो आरएसएस का हार्डकोर कार्यकर्ता है, उनको तो अपने देशद्रोह का कानून नहीं लगाया था, उसको बचाने के लिए आपने निकाला है कानून। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको ऊपर कानून लगाना चाहिए। तो देशद्रोह का कानून हमने निकाल दिया तो किसी की सहूलत के लिए निकाला है क्या? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे 10 उदाहरण में दे सकता, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अपने जो राजकीय विरोधक है उनको घेरने के लिए, उनके फैमिलीज को घेरने के लिए जिस प्रकार से आप अलग अलग कानून का इस्तेमाल कर रहे हो, वो तो ब्रिटिशों से भी भयंकर है। आप देखिए, राज्यसभा और लोकसभा से 4 सांसदों को उनका निष्कासन किया। एक कौन सा कानून है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 के लिए, एक सत्र के लिए कभी कभी होता था ऐसा। लेकिन आपके हाथ में कानून है, आपके हाथ में सत्ता है। राघव छड्डा हो, संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी और एक लोकसभा के एमपी, आपके सबको निकाल दिया आपने। आप किसी को भी निकाल सकते हो, किसी को भी अंतर डाल कर सकते हो। ये सब 2024 तक चलेगा। आपको बता दें, दरअसल शनिवार को संजय राउत ने मीडिया से कहा कि इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है।
ठीक है, अच्छी बात है। जिसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए उस पर आपने ये कानून नहीं लगाया। आपने वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। ये वैज्ञानिक आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उसको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं? इसी के साथ ही अगर बात हम देश के चर्चित अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की करें तो उन्होंने भी तीनों कानूनों में से एक यानी कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। बता दें, कपिल सिब्बल ने प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 को राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने का एजेंडा करार कर दिया है। अपने इस आरोप के पक्ष में वो 3 तर्क गिनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहला ये कि बीएनएस 2023 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों को इस्तेमाल की इजाजत देता है। दूसरा ये कि इनके पास होने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को 15 से 60 या फिर 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति मिल जाएगी। तीसरा कारण बताते हुए सिब्बल कहते हैं कि ये राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की एक तरफा शक्ति पुलिस को देता है। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। मुद्दा ये उठता है कि ये कानून जब लाया गया एक गुप्त तरीके से लाया गया, हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कानून कोई लाया जाएगा। हमने सुना है कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, वो कौन सी एक्सपर्ट कमेटी थी, उसके सुझाव क्या थे, ये भी नहीं हमें मालूम। और सडनली आप एक बिल ले आते हो और फिर वो सिलेक्ट कमेटी चले जाता है। तो ये जो तरीका है ना सरकार को कोई कानून लाने का, ये अपने आप में असंवैधानिक है। दूसरी बात, इस देश के सामने समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने है कि जो पुलिस कर्मी हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा चलता है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, जहाँ भी भाजपा सरकार है, ठीक है, वो मतलब कि कोई भी विरोधी दल के लोग हैं, कोई भी सरकार को विरोध करने वाले हैं, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक दृष्टिकोण से आजकल जुड़ी हुई है। किसी भी प्रदेश के जहां भाजपा सरकार है, देख लो, ऐसा ही है। आपको बता दें, साथ ही कपिल सिब्बल का यह भी कहना है कि बीएनएस पास होने से पुलिस को ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिसका इस्तेमाल सत्ताधारी दल द्वारा विरोधियों को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने वाले विधेयक पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। राजद्रोह का कानून खत्म कर ज्यादा कठोर कानून बनाने की योजना है और अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए कानून बनाए, तो ये लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। इनका असली मकसद अगला लोकसभा चुनाव है। उधर देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर इन तीनों कानूनों को लेकर के बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि नए कानून से सरकार को गैर जरूरी ताकतें मिलेंगी और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। अब ये सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों के क्या मायने हैं? कानून में सुधार पर आखिरकार तकरार क्यों है? आखिर नए कानून पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? आपको बता दें, दरअसल सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा है कि मोदी सरकार 3 नए कानून लाई है जो देश में जुर्म, कोर्ट और पुलिस के ताल्लुक में कई बड़े बदलाव लाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून सरकार को और गैर मामूली ताकतें देंगे और मासूम शहरियों के हुकूक के साथ खिलवाड़ करेंगे। साथ ही ओवैसी आगे लिखते हैं कि हम ऐसे तमाम दहशत की मुखालिफत करेंगे जिससे मासूमों को बिना अपील, दलील या वकील जेल में बंद किया जाता है। जब यूएपीए जैसा काला कानून संसद में लाया गया था तब कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तमाम पार्टियों को साफ तौर पर बता देना चाहिए कि क्या आप इस कानूनों का साथ देंगे या फिर उनकी मुखालिफत करेंगे। क्या उनके सांसद जो कि स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है बीजेपी के एजेंडे की मुखालिफत करेंगे या फिर उनका साथ देंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है यूएपीए एक्ट को काला कानून बता रहे हैं, तो आपको बता दें दरअसल यूएपीए एक्ट उन लोगों पर
लगाया जाता है जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं और उनके खिलाफ एनआईए या फिर इस तरीके की जांच एजेंसियां जो है जांच करती है और जांच में अगर उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे आतंकवादी भी करार दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है आतंकवादियों के खिलाफ जो यूएपीए एक्ट की धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है उसे काला कानून बता रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में यूपी इलेक्शन के वक्त जब असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला किया गया था हापुड़ में, तब उन्होंने ये मांग की थी कि जिन हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ओवैसी जो है आतंकवादियों के खिलाफ इस बने ताकतवर कानून को यूएपीए को काला कानून करार दे रहे हैं। उधर अगर हम बात कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की करें तो उन्होंने कहा है कि इस विधेयक में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर फेंक दिया गया है, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मेरी ये मांग होगी कि वे इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए जिसमें सभी दलों के प्रतिष्ठित कानूनी व्यक्ति शामिल हो। साथ ही मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले बिल में जो प्रावधान थे उनके मुकाबले प्रावधान दर प्रावधान और इसमें से प्रत्येक प्रावधान पर न्यायिक घोषणाएं क्या है इसकी जांच की जानी चाहिए। किस जुर्म में कौन सी धारा होगी इसकी भी जांच की जानी चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो तमाम नेताओं के द्वारा की जा रही है। खासकर देखने को मिल रहा है कि हालांकि मोदी सरकार जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को हटाना चाहती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त के अपने संबोधन में ये कहा था कि हमें इस देश से अंग्रेजों की गुलामियों को मिटाना है, उनकी निशानियों को मिटाना है, तो ऐसे में कानून भी आता है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। इसको लेकर भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है, विधेयक भी पेश कर चुकी है, लेकिन अभी भी विपक्ष जो है इस बात से बौखलाई नजर आ रही है और उनका कहना यह है कि ये जो है अंग्रेजों के कानून को मिटाना नहीं चाहती है बल्कि लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। अगर वहीं बात हम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किए गए विधेयक की करें तो यहाँ पर 3 जो कानून हैं वो भारतीय न्याय संहिता से होंगे और इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस जुर्म में कौन सी धारा लागू की जाएगी। अगर बात हम हत्या की करें तो हत्या में पहले 302 की धारा इस्तेमाल की जाती थी, अब इसके बजाय धारा 101 का इस्तेमाल होगा। धोखाधड़ी में जहां 420 की धारा का इस्तेमाल किया जाता था तो अब 316 की धारा धोखाधड़ी में इस्तेमाल की जाएगी। इसी के साथ ही अगर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसमें पहले 121 की धारा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब 145 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही मानहानि की बात करें तो मानहानि में 499 पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब 354 की धारा इस्तेमाल की जाएगी। इसी के साथ ही अगर रेप के केसेस की बात करें तो यहां पर पहले 376 की धारा का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अब 63 में रेप, 64 में सजा, गैंग रेप, 70 में इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही मानहानि में भी सेक्शन डिवाइड किए गए हैं जिसमें 499 और 500 धारा है जिसमें अब 354 है। इसी के साथ ही दंगा फसाद और धरना प्रदर्शन को लेकर के भी यहाँ पर कई सारे बदलाव किए गए हैं और कई सारी धाराओं में चेंजेस लाए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये भी सवाल उठता है कि किस कानून में कितनी धाराएं हैं। तो दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। वहीं दूसरा है भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी। इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई है। और इसी के साथ ही
जो पूरा का पूरा अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें बदलाव किया जाएगा। महिलाओं को, बच्चों को खासकर इसमें ध्यान दिया गया है कि उनको न्याय जल्दी मिले, और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी जाती है इस पर भी सरकार जो है सख्त कदम उठा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।